हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हमसे अभी तक 2011 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ जो हमने चालू की है उसमें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक क्लास आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए थे। तो वे स्टूडेंट जो सीटेट पेपर 2 मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये जो क्लास होगी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जब आप इन क्वेश्चन सीरीज़ को देखोगे तो आपको पता पड़ेगा ऑलमोस्ट सीटेट में यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब एज इट इज़ नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है, टॉपिक वही होता है, क्वेश्चन के टाइप वही होते हैं। अगर आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट वही टॉपिक, वही सब्जेक्ट और वही कंटेंट से क्वेश्चन लिए जाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू डेटा जो होता है वो चेंज होता है। तो आप ये अगर क्वेश्चन पेपर लगा लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की हम क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अच्छे इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिया है, पी की वैल्यू हमें गिवन है 12xy माइनस 10y² माइनस 18x²। इसी तरीके से क्यू की वैल्यू गिवन है 14x² प्लस 12y² प्लस 9xy, और आर की वैल्यू है हमारे पास 5y² माइनस x² प्लस xy। आप एक चीज़ और याद रखना हमेशा कि यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है, पहली चीज़ तो ये देखो, हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, p प्लस क्यू माइनस आर। आप क्या याद रखना है वो चीज़, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें अगर ऐसे कोई इक्वेशन दे और जिसमें हमसे प्लस माइनस कुछ पूछा जाए, तो हमेशा जब आप प्लस करोगे या माइनस करोगे तो हमेशा सेम वेरिएबल वाली टर्म को ही आप ऐड करोगे। सेम वेरिएबल वाली टर्म का मतलब कि आप हमेशा x² में x² वाली ही टर्म को आप ऐड कर सकते हो या माइनस कर सकते हो। y² में आप y² वाली टर्म को ही या तो ऐड कर सकते हो या माइनस कर सकते हो। आप x² वाली टर्म में y² वाली टर्म को ऐड नहीं करोगे, ना ही माइनस करोगे। अगर आप उसको ऐड कर तो सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें इनकी वैल्यू सोल्व करनी होती है, जब हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है, तो जब आप माइनस करोगे अगर x और y वाली टर्म में, तो वो माइनस के फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर आप प्लस करोगे तो वो प्लस के टर्म में लिखा जाएगा। लेट सपोज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज p की वैल्यू आपके पास x² है और q की वैल्यू अगर आपके पास y² है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप x² वाली टर्म में x² वाली टर्म ऐड करोगे। लेकिन अगर हम ये भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही ऐड होता है। तो p प्लस क्यू अगर आप ऐड करोगे, तो अगर x² में y² ऐड करोगे तो ये x² के टर्म में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आंसर देना है, तो इसीलिए यहाँ पर p की वैल्यू भी हमें xy और x² और y² के टर्म में दी है, सेम हमें q और r की वैल्यू भी दी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x² वाली टर्म में x² को ऐड करेंगे, y² वाली टर्म में y² को ऐड करेंगे, और जो xy वाली टर्म होगी उसमें हम xy वाली टर्म को ही ऐड करेंगे। अब हमें देखो फाइंड क्या करना है, तो हमसे पूछा है p प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू हमसे पूछी है। तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करूंगा। p की वैल्यू देखो आप क्या है, तो p की वैल्यू दी है हमें 12xy माइनस 10y² माइनस 18x²। तो आप x² वाली टर्म देखो, तो यहाँ पर x² वाली टर्म हमारे पास है माइनस का 18x²। p की वैल्यू, तो यहाँ से p की वैल्यू को हमने x² वाली टर्म ले ली। q की वैल्यू को अगर आप देखोगे तो q की वैल्यू में x² वाली टर्म हमारे पास 14 है। p और q को ऐड करना है, तो माइनस का 18x² प्लस का 14x², और माइनस हमें करना है r। तो माइनस हमें r करना है, तो x² की टर्म देखो, r में क्या हमारे पास माइनस का x²। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 18x² प्लस का 14x², माइनस हमें करना है r, और r ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का x²। माइनस 18x² प्लस का 14x², माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़ी संख्या का आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4x², प्लस चल रहा है हमारे पास x² माइनस 4x² प्लस x², तो ये होता है माइनस का 3x²। अब x² की जो टर्म आएगी उसमें माइनस का 3x² आएगा। अब आप ऑप्शन में अगर देखोगे तो माइनस का 3x² यहाँ पर है,
तो ये आंसर हो सकता है हमारा, लेकिन प्लस का 3x² है तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। इसके अलावा एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आप y² वालों को ऐड करोगे तो देखो यहाँ पर जो p की वैल्यू है उसमें माइनस का 10y² दे रखा है, माइनस का 10y² दे रखा है, हमें q ऐड करना है। तो q में देखो y² वाली टर्म कौन सी है, तो प्लस का 12y², तो ऐड करना है तो आप ऐड कर दोगे प्लस का 12y²। अब हमें माइनस करना है r, तो r में देखो अब y² की टर्म तो हमारे पास प्लस का 5y² है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y², माइनस का 10y² प्लस का 12y², अगेन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2y² और माइनस का 5y²। जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 3y² आएगा, तो y² वाली टर्म हमें मिलेगी माइनस का 3y²। तो माइनस का 3y², देखो ये माइनस का 7x² था और मैंने बताया था माइनस का 3x² आ रहा है, तो ये पहले ही जब आप x² वाली टर्म को ऐड करोगे तो वहीं ये एलिमिनेट हो जाएंगे दोनों ऑप्शन। तो आपको इस तरीके से भी सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो माइनस का 3x² आ रहा है, माइनस का ही 3y² आ रहा है, तो माइनस का 3x² माइनस का 3y² ऑप्शन नंबर 4 में है, तो आप इसको आगे सोल्व नहीं करोगे, ऑप्शन नंबर 1 भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस का 3y² दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से हम टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें नॉर्मली ऐड करनी ही पड़ेगी, लेकिन कैसे हम टाइम बचा सकते हैं उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो आपको अब एक्स वाई वाली टर्म को ऐड करना ही नहीं पड़ेगा। अब तो इस तरीके से थोड़े से ऑप्शन की हेल्प से आप जल्दी सोल्व कर पाओगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, यदि x⁴ प्लस 1y(x⁴ इज इक्वल टू 322 है, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। तो हमसे पूछा है अगर x⁴ प्लस 1y(x⁴ 322 के इक्वल है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। इसको सोल्व करने के लिए पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है x² प्लस 1y(x²) और ये वैल्यू जो दी है मुझे लेट सपोज कोई एक कांस्टेंट है k। अब इस इक्वेशन में आपको पता होगा मैथ्स का एक रूल, अगर मैं किसी इक्वेशन में +2 कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में भी मुझे +2 करना पड़ेगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में अगर किसी संख्या को माइनस करता हूं तो मुझे राइट हैंड साइड में भी उस संख्या को माइनस करना पड़ेगा, सेम संख्या को। तो इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ऐड कर लेता हूं। तो अगर यहाँ पर x² प्लस 1/x² है, मैं अपनी तरफ से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 को ऐड कर रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा। मैथ्स का नियम है। मैथ्स का एक और नियम आपको पता होगा कि अगर मैं किसी नंबर का मल्टीप्लाई किसी इक्वेशन में करता हूं तो उसी सेम नंबर से मुझे उस इक्वेशन को डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और इसी इक्वेशन को मैंने x से डिवाइड भी कर दिया। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, 1/x। तो अब देखो इस इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, ये +2 से ये इधर 2 माइनस का हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, या 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन ये मैंने क्यों करा, तो यहाँ पर अगर आप ये वाली इक्वेशन अगर आप देख पा रहे हो क्या है, x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास बन जाती है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। क्यों बनती है, कैसे बनती है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आप याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला एक और आप याद रखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, काम आएंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, तो इसको आप लिख सकते हो 1x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है, k प्लस 2 चल रहा है।
अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो आपको पता होगा, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस साइड हमारे पास लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 2। अब देखो यहाँ से जो रिज़ल्ट निकला है आप वो रिज़ल्ट याद रखोगे और इसी रिज़ल्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के है। तो यहाँ से एग्जामिनर में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि x प्लस 1 एक्स की वैल्यू बताओ। तो अब आपको पता होना चाहिए x प्लस 1 एक्स की वैल्यू आप क्या करोगे, इस k में 2 को ऐड कर दोगे और उसका रूट निकाल लोगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 1 एक्स की। अब इसी तरीके से आप जगह आपको माइनस में फाइंड करना होगा। अब यहाँ पर देखो ये x टू दी पावर 4 था, अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है कि यहाँ पर x टू दी पावर 2 है, x टू दी पावर 2 है। मुझसे क्या पूछा गया, x प्लस 1 एक्स की वैल्यू निकाली हमने। इसका मतलब यहाँ पर 2 जो पावर थी वो उसकी जस्ट आधी हो जाती है, जस्ट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर आपसे पूछा जाए x टू दी पावर 4 प्लस 1 एक्स टू दी पावर 4, इसी क्वेश्चन को अब हम सोल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और याद रखो, अब एक और कॉन्सेप्ट माइनस वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेट सपोज के दे रखे, तो आप क्या याद रखोगे, पहला जो रिजल्ट हमने देखा है कि वो आपसे x प्लस 1 एक्स पूछेगा, तो x प्लस 1 एक्स हो जाता है अंडर रूट k प्लस 2। वहीं वो आपसे ये भी पूछ सकता है क्या, x माइनस 1 एक्स। अगर वो x माइनस 1 एक्स पूछे तो ये होता है अंडर रूट k माइनस 2, अंडर रूट k माइनस 2। क्यों होता है तो उसको मैं समझा देता हूँ आपको। लेट सपोज मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर और ये हमें दिया है k के इक्वल, तो मैं इस इक्वेशन में क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर में इस इक्वेशन में अपनी तरफ से माइनस का 2 कर रहा हूँ, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, k में से भी माइनस का 2 करना पड़ेगा। और अगर मैं इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से, तो मैं इसको डिवाइड भी करूँगा x से ही। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये जो इक्वेशन है वो x माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर है। तो x माइनस 1 एक्स का जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास हो जाएगा k माइनस 2। यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो x माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट k माइनस 2। तो x माइनस एक्स माइनस 1 एक्स की वैल्यू इस तरीके से आपसे बननी चाहिए, रूट k माइनस 2। अब एक चीज़ और याद रखोगे क्या, ठीक है। तो मैंने आपको, अब देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या दे रखा है, x टू दी पावर 4 प्लस 1 एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू हमें गिवन है 322। मुझे ये बताओ, अगर आप x टू दी पावर 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर आप फाइंड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये हो जाएगा रूट k की वैल्यू तो हमें गिवन थी, तो यहाँ पर 322 दिया हमें k, और ये हो जाएगा प्लस का, है ना, प्लस का 2। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, रूट 324। और रूट 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 18 का। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 18। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है। और अभी मैंने आपको बताया अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू k दे रखी हो, तो यहाँ से x प्लस 1 एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट k प्लस 2। और अगर x माइनस 1 एक्स पूछे तो वो होती है रूट k माइनस 2। अब आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर k दे रखा है, तो k तुम्हारे पास क्या है, 18 है। माइनस में पूछा तो आप क्या करोगे, तो यहाँ से माइनस में x माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 18 माइनस 2, और 18 माइनस 2 करोगे तो रूट 16, और रूट 16 को रूट से बाहर निकालोगे तो ये होगा 4।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये पावर 4 है, जैसे ही पावर 2 पर आते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्लस पर आते हो तो आपको +2 करके रूट करना है, और अगर आप x माइनस की पावर पर आते हो तो आपको क्या करना है, रूट करके -2 करना है। तो ये चीज़ आप याद रखना, इसका मैंने बेसिक भी आपको बता दिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, यदि 15x² - 26x + 8 = ax + b × cx + d है, जहाँ a और c धनात्मक पूर्णांक है, तो 2a + b - c - 2d का मान हमसे पूछा है। तो हमें जो इक्वेशन दी है हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। इक्वेशन है 15x² - 26x + 8 बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैंने आपको पढ़ाई है। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 15 और 8 का, तो 15 और 8 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अब आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और उनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए, और या उनको प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 26 आए। तो अब आप ऐसा नंबर अगर सर्च करोगे तो आप देखोगे 15x² - 26x को तो मैं इसको लिख सकता हूँ -20x -6x, -20x -6x हो जाएगा -26x, और -20 और -6 का मल्टीप्लाई भी करोगे तो +120 आएगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है वही नंबर आना चाहिए इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आना चाहिए, और बीच में जो हमें मिडिल टर्म दिया है वो प्लस या माइनस करने पर वो आना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 15 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, और इसके अलावा -20 और -6 करोगे तो हमें माइनस का 26 मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई भी कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। मतलब हमें ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनको आप प्लस माइनस करो तो माइनस का 26 आए, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आए, 120 आए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास -20 -6 हो जाएंगे, प्लस का 8। हमने क्या करा, -26x को -20x -6x लिख लिया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस वाली टर्म में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे यहाँ से, तो हम देखेंगे हमारे पास यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से 5x कॉमन ले सकते हैं। 5x कॉमन लोगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3x, और यहाँ पर बचेगा -4। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 मतलब 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर भी है, 4 8 है यहाँ पर, इसका मतलब 2 यहाँ पर भी है। तो आप क्या करो, -2 यहाँ से कॉमन ले लो। तो -2 जब यहाँ से कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा +3x, और यहाँ पर हो जाएगा -4, ठीक है। और इसके इक्वल में हमारे पास चल रहा है ax + b इंटू में cx + d। तो एक फैक्टर तो आपके पास हो जाएगा 3x - 4 जो दोनों ब्रैकेट के अंदर है, और एक फैक्टर हो जाएगा आपके पास 5x - 2। ये इक्वल चल रहा है ax + b इंटू cx + d के। अब आप इसको इक्वेट कर दोगे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से 3x - 4 को इक्वेट कर देंगे ax + b से। इसी तरीके से आप 5x - 2 को इक्वेट कर दोगे cx + d से। तो जब आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से देखो, आप x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है, यहाँ x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 है। इसका मतलब यहाँ a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3, और b की वैल्यू हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू -4 हो जाएगी। जब x के साथ c है यहाँ पर, तो जब आप इक्वेट करोगे तो x का कोफिशिएंट c होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो c की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास 5 हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2। एक चीज़ याद रखना, ज़रूरी नहीं कि आप ये वाली टर्म को ही इक्वेट करो, आप 3x - 4 को इसके साथ भी इक्वेट करोगे। अब आपको देखना पड़ेगा किसके साथ करेक्ट आंसर आ रहा है। ये ax + b इसके साथ भी इक्वेट हो सकता है, तो मैंने पहले इसको इक्वेट करा। अगर ये नहीं आएगा आंसर
तो हम इस वाली टर्म को इसके इक्वल और इस वाली टर्म को इसके इक्वल करके भी देखेंगे, दोनों में से किसी एक से आंसर आएगा, क्योंकि हम एक के साथ ये चीज़ें नहीं लिख सकते, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है तो ये इसके बराबर भी हो सकता है और ये इसके बराबर भी हो सकता है। इसी तरीके से ये इसको आप इससे भी इक्वेट कर सकते हो, आप इसको इससे भी इक्वेट कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट इक्वेट कर दिया। आप चाहो तो क्या करोगे, इन दोनों का पूरे का मल्टीप्लाई करोगे, इधर इन दोनों का पूरे का मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद फिर आप ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू -2 है। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है 2a प्लस बी माइनस सी माइनस का 2d, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखो 2a की जगह क्या पुट करोगे 3, प्लस b की वैल्यू हमारे पास है -4, माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है 5 और -2 और d की वैल्यू हमारे पास है -2। इसको सोल्व करोगे तो 2 3 जा 6, -4 -5 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और 2 × 2 हो जाएगा 4, 6 -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर इससे आंसर नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मैंने 3x - 4 को इक्वेट करा है x + b से। अब आप क्या करते 3x - 4 को इक्वेट करते cx + d से और इसको इक्वेट कर देते आप उस पहले वाले से, तब आप चेक करते हैं इससे भी क्या आंसर आ सकता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये एक समकोण त्रिभुज होता है, आप लोगों को सबको पता होगा। लेट सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस या कर्ण, है ना। इस सी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसे हम बोलते हैं लंब, है ना। और ये हो जाता है हमारे पास बेस, जिसे हम बोलते हैं आधार। समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये होती है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर = क्या होता है p² प्लस का b², मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज की जो साइड होती है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है उन दोनों की साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर आपको ये साइड का स्क्वायर निकालना है तो ये साइड का जो स्क्वायर होगा वो इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में ये वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। अब हमें ये देखना है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। तो ये हमें तीनों साइड दी है, ठीक है, तीनों साइड दी और हमसे पूछा है कौन सी भुजा इसकी हो सकती है। तो एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी सीधी सीधी कि 20, 21 और 31, 20, 21 और 31, तो आपको एक ट्रिपलेट याद होगा। 20, 21, 31 का नहीं बल्कि 20, 21, 29 का एक ट्रिपलेट होता है, जिसमें इसका जो स्क्वायर होता है जो इसका स्क्वायर होता है, इन दोनों का जो सम होगा वो इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा हमें तीनों साइड दी है 35, 77, 88, 35, 77, 88। तो ये भी एक चीज़ याद रखना नहीं होता, हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है 36, 77 और 85 का। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 15, 32, 57 ये भी तीनों साइड नहीं होती है पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज की। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखोगे तो 65, 72 और 97 ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। और आपको ये चेक करना है तो आप क्या करोगे, आप इसका स्क्वायर करोगे, आप इसका स्क्वायर करोगे, दोनों के स्क्वायर को ऐड करोगे तो आप देखोगे ये इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेनियस वाली साइड होती है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आप क्या देखोगे, जो हाइपोटेनियस होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड हमारे पास 88 है,
तो आप इसका स्क्वायर करो, साथ में इसका स्क्वायर करो, दोनों के स्क्वायर को ऐड करके देखो क्या वो इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बोलोगे, पाइथागोरस थ्योरम, या फिर हम कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होती है वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में ही हमें बताती है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 इस ट्रायंगल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप एक चीज़ याद रखना, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं जिनको आपको याद होना चाहिए ताकि आप देखते से ही बताओ। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर मैं तीनों साइड शो कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं तीनों साइड लिखूंगा और ये तीनों साइड क्या होगी, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट करेगी। और समकोण त्रिभुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट कब कर सकती है वो, जब किन्हीं दो साइड का स्क्वायर जो होगा वो तीसरी साइड के स्क्वायर के दो साइड के स्क्वायर का जो सम होगा वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट आप याद रखना। सबसे बेसिक का सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाला है, सबसे पहला है 3, 4, 5। 3 और 4, 5 ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर करोगे 9, यहाँ से आप 4 का स्क्वायर करोगे 16, दोनों को आप ऐड करोगे तो हमें मिल जाएगा 25। और यहाँ पर जो तीसरी साइड है ये 5 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 25। इसका मतलब इस दो साइड का जो स्क्वायर का हमने क्या करा, सम करा, योग करा, तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तब ऐसा होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो है 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो 3, 4, 5 ये क्या दर्शाता है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं। इसी तरीके से कुछ ट्रिपलेट याद रखना आप, 6, 8, 10, 6, 8, 10 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 9, 12 एंड 15, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं को दर्शाता है। इसके बाद आप याद रखोगे 12, 35, 37 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसके अलावा आप याद रखोगे 13, 84, 85 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसके बाद आप याद रखोगे 20, 21, 29। इसके बाद है आपके पास 28, 45, 53। इसके बाद है आपके पास 39, 80, 89। नेक्स्ट हो जाएगा 65, 72, 97। और इस क्वेश्चन के केस में यही हमारा आंसर था, क्योंकि हमसे पूछा था समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। तो 65, 72 और 97 ये क्या हो जाएगी, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है 5, 12, 13। नेक्स्ट हो जाएगा 7, 24, 25 ये सभी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है। 9, 40, 41 ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक सा यूज होने वाला है, 9, 40, 41 और 11, 60, 61। इसके अलावा आप देखोगे तो 16, 63, 65 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है 33, 56, 65, 33, 56, 65 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। 36, 77, 85, 36, 77, 85 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 48, 55, 73 ये चीज़ें आपको सबको याद होनी चाहिए। यहाँ जितने भी मैंने तीनों साइड लिखे हैं वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहते हैं, है ना। ये एक ट्रिपलेट बनाता है। ट्रिपलेट का मतलब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे 9, 12, 15 इसको हम ट्रिपलेट बोलेंगे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष है तो बहुफलक के किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अदर एग्जाम में भी कई बार पूछा गया और ये सीटेट का भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे या तो कोई एक बहुफलक दे देगा, उसमें हमें फलक और शीर्ष दे के किनारे पूछ लेगा। कभी वो किनारे और शीर्ष दे के आपसे फलक पूछ लेता है, या फलक और किनारे देकर वो शीर्ष पूछ सकता है। कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है।
तो एक भाई साहब होते हैं हमारे पास यूलर, ठीक है, एक भाई साहब थे हमारे पास यूलर, तो उसने एक प्रमेय दी थी, तो मैं इसको प्रूफ नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा इसका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है। तो यूलर प्रमेय क्या कहती है, अगर आपके पास कोई बहुफलक है, ठीक है, और अगर आपको उसके किनारों की संख्या निकालना है, तो किनारों की जो संख्या होगी, किनारों की संख्या इज इक्वल होती है हमारे पास फलकों की संख्या। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार पूछा गया। फलकों की संख्या प्लस शीर्षों की संख्या और -2। ये -2 क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, जब आप इसका बेसिक जानने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है हम सीधा हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर सके, इसलिए हम यूलर थ्योरम आपको डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा रहे हैं। अब हमें किनारों की संख्या निकालना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, फलकों की संख्या प्लस शीर्षों की संख्या और -2 कर दोगे आप। फलक अगर देखोगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 7, प्लस शीर्ष कितने दिए हैं 10, तो से और माइनस आप 2 कर दोगे, 10 + 7 17, 17 - 2 करोगे तो हमें मिल जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन में हमसे किनारों की संख्या पूछी थी, तो 15 इसमें किनारों की संख्या हो जाएंगी। अब आप याद रखना, वो किनारों की संख्या आपको हो सकता है यहाँ पर दे दे तो आपसे फलकों की संख्या पूछ सकता है, फलकों की देकर या तो वो शीर्षों की पूछ सकता है, तो यहाँ से वो किसी भी चीज़ की एक वैल्यू मिस करके बाकी 2 अदर पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई लोगों को पता नहीं होता है तो वो इजी से क्वेश्चन को भी छोड़ आते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में भुजा AB को E तक और भुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है। यदि BAD बराबर 125 डिग्री, एंगल EBC बराबर 100 डिग्री दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और उससे हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमसे क्या बोला है, एक हमारे पास ट्राइंगल ABC है, तो यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसमें क्या बोला है, ट्राइंगल ABC में AB को E तक ये A है हमारे पास, ये पॉइंट है, अरे ये A है पॉइंट, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। हमसे क्या बोला है, ट्रायंगल ABC में AB को E तक बढ़ाया जाता है और CA को D तक बढ़ाया जाता है। तो AB को E तक बढ़ाया जाता है, इसका मतलब ये वाली साइड को इन्होंने बढ़ा दिया यहाँ तक और यहाँ पर बोल दिया ये जो साइड है वो E तक हमने बढ़ा दी। इसी तरीके से भुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है, ये जो साइड CA है इसको D तक बढ़ाया जाता है, इसका मतलब CA साइड को आगे बढ़ाने के बाद ये कहाँ तक बढ़ा दिया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा D और ये वाला पॉइंट हो जाएगा E। हमसे क्या बोला है, यदि BAD बराबर 125 डिग्री है, BAD ये B ये AD ये वाला जो एंगल है वो हमें दे रखा है 125 डिग्री। इसके बाद हमसे क्या बोला है, EBC 100 डिग्री है, EBC ये वाला जो एंगल है वो 100 डिग्री है। तो हमसे पूछा चारों में से कौन सा सत्य है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये एंगल 125 डिग्री है तो हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन पर जो पूरा एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। लेट सपोज ये एक लाइन है, तो यहाँ पर ये पूरा जो एंगल बन रहा है तो वो पूरा एंगल 180 डिग्री बनता है। अगर ये एंगल मैं बोल दूँ 70 डिग्री है, तो आप बोल दोगे सर ये वाला एंगल 110 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर जो पूरा एंगल बनता है वो 180 बनता है। अब आप यहाँ देखोगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल अगर 125 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो आप देखोगे 180 में से 125 अगर आप माइनस कर दोगे
तो ये हमें मिल जाएगा कितना 55 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 55 डिग्री होगा। अब देखो ये वाली भी एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये भी एक लाइन सीधी है क्योंकि बोला उन्होंने इसी लाइन को आगे तक बढ़ाया, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन पे पूरा जो एंगल बनता है वो हमारे पास 180 डिग्री का बनता है। तो ये अगर हमारे पास 100 डिग्री का होगा तो ये वाला जो एंगल होगा वो 80 डिग्री का होगा। अब ये त्रिभुज ए बी सी, अगर त्रिभुज ए बी सी देखोगे तो आपको पता है त्रिभुज ए बी सी के जो आंतरिक कोण होते हैं, इंटरनल एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 55 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। तो इसका जो सम हो जाएगा तो यहाँ 180 डिग्री होता है। तो ये कितना होना चाहिए, तो इसका जो सम तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ये 55 है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगर आप इनको ऐड करोगे तो 55 और 45 कितना होता है 100, और 100 में 80 ऐड करोगे तो 100, तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो एक चीज याद रखना, ये 55 डिग्री के सामने वाला कोण हमारे पास, 55 डिग्री के सामने वाली साइड ये है, 45 डिग्री के सामने वाली साइड ये है, और 80 डिग्री के सामने वाली साइड ये। अगर ये तीनों एंगल डिफरेंट है तो साइड भी डिफरेंट होगी। मैंने आपको बताया अगर हमारे पास जो एंगल होता है, अब यहाँ पर ये तीनों एंगल अलग अलग हैं तो साइड की जो लेंथ होगी वो भी अलग अलग होगी। और क्या याद रखोगे यहाँ से कि यहाँ पर जो एंगल बड़ा बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। इसके बाद 55 वाले की साइड, जो सामने वाली साइड होगी वो सेकंड हाईएस्ट होगी। और यहाँ पर जो 45 डिग्री का सामने वाली जो साइड है वो सबसे छोटी साइड होगी, क्योंकि जिस एंगल के सामने वाली भुजा, अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, अगर एंगल छोटा है तो उसका सामने वाली भुजा भी छोटी होगी। ये 45 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब तीनों में से सबसे छोटा एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड हमारे पास ए बी है वो सबसे छोटी होगी। 80 डिग्री से एंगल का सबसे बड़ा कोण है ना, इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है, तो इसका सामने वाली जो साइड AC होगी वो भी सबसे बड़ी साइड होगी। तो अब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, जब इसके सामने कोई दो एंगल बराबर होते हैं। अगर इसके कोई दो एंगल बराबर होते तो 55 के सामने वाली साइड ये होती सपोज दैट, और अगर ये भी 55 डिग्री होता तो इसके सामने वाली साइड, अगर दोनों एंगल बराबर है तो उनके सामने वाली साइड भी बराबर होती। लेकिन यहाँ पर तो तीनों एंगल डिफरेंट है। अगर तीनों एंगल डिफरेंट है तो इनका मतलब कि तीनों की साइड की जो लेंथ होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो पहला वाला तो असत्य हो जाएगा। अब देखो ए बी बड़ा है क्या BC से, तो ए बी हमारे पास ये वाली साइड है, ए बी साइड जो है वो ये वाली साइड है। देखो ये 45 डिग्री के सामने बन रही है, और जो BC साइड है वो हमारे पास ये वाली साइड है। तो BC 80 डिग्री के सामने बन रही है। अगर 80 डिग्री के सामने वाली साइड बड़ी होगी, 45 डिग्री के सामने वाली साइड छोटी होगी। अब छोटी साइड कौन सी है हमारे पास, AB, और बड़ी साइड हमारे पास क्या है, AC है। और क्या पूछा हमसे, BC का पूछा, तो ये 55 डिग्री है, तो 55 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, इन दोनों के बीच वाली साइड होगी, क्योंकि ये सबसे छोटी तो 45 डिग्री के सामने वाली होगी, सबसे बड़ी 80 डिग्री के सामने वाली होगी। अब हमसे क्या क्या पूछा, AB और BC के बारे में पूछा है। तो ये साइड AB है और ये साइड हमारे पास BC है। तो BC के सामने वाले, देखो जो AB के सामने जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, और BC के सामने जो एंगल बन रहा है वो 55 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये वाली साइड बड़ी होगी क्योंकि इसके सामने जो एंगल है वो बड़ा है, ये वाली साइड छोटी होगी क्योंकि इसके सामने वाला जो एंगल है वो छोटा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो BC होगा वो बड़ा होगा AB से। लेकिन हमसे बोला है ऑप्शन में कि AB बड़ा है BC से, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन देख लो, एंगल ABC और ACB का अंतर 35 डिग्री। एंगल ABC देखो कहाँ है, तो ये A, ये B और ये C। तो एंगल ABC हमें दिया है 80 डिग्री। इसके बाद एंगल एंगल ACB ये कितना है, 45 डिग्री है। हमसे बोला इनका
डिफरेंस जो है वो 35 डिग्री है क्या, तो आप 80 में से अगर 45 माइनस करोगे तो आप देखोगे हमारे पास कितना आएगा, 35 डिग्री ही आएगा। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और हमसे यही पूछा है कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर इसका जो हो जाएगा करेक्ट। और फोर्थ वाले को आप चेक भी नहीं करोगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक चीज़ याद रखना, अगर एंगल बराबर है तो उनके सामने वाली साइड भी बराबर होती है। अगर एंगल हमारे पास डिफरेंट है, तीनों एंगल डिफरेंट है, तो तीनों साइड भी डिफरेंट होगी। जो एंगल बड़ा होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, और जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। ये कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का है, आप लोग याद रखना। इसके बेस्ड पर काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो ज्योमेट्री से लिया गया है ना, ज्योमेट्री के। तो या फिर आप देखो यहाँ पर हमें एरिया दिया है तो हम इसको कह सकते हैं मेंसुरेशन से लिया गया। हमसे क्या बोला, एक समलम चतुर्भुज है हमारे पास PQRS, जिसमें PQ पैरेलल टू SR है। PQ तथा SR का अनुपात हमें दे रखा है 3:2 है। यदि समलम का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और PQ और SR के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो SR की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ समलम चतुर्भुज क्या होता है। तो पहले हम कोशिश करेंगे समलम चतुर्भुज का थोड़ा सा जानने की। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम जितना क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट उतनी डिटेल हम समझने की अभी कोशिश करेंगे। बाकी हम अदर टाइप के और क्वेश्चन लाएंगे तो मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक वाइज पूरा बेसिक क्लियर करूं, जैसे समलम चतुर्भुज आ गया, तो समलम चतुर्भुज के हर एक टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है, हर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, तो आप मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कॉन्सेप्ट वाली। यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं हम, तो हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं समलम चतुर्भुज PQRS के बारे में बात करते हैं। तो समलम चतुर्भुज PQRS, तो समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी कोई दो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और कोई दो आमने सामने की भुजाएं नॉन पैरेलल होती है। लेट सपोज मेरे पास एक समलम चतुर्भुज है, उसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक साइड है हमारे पास, एक दूसरी साइड और ले लेते हैं हम यहाँ पर। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये जो डायग्राम है वो एक समलम चतुर्भुज का है। उस समलम चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें कोई आमने सामने की दो भुजाएं पैरेलल होती है और बाकी की दो भुजाएं नॉन पैरेलल होती है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास R हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारे पास S हो जाएगा। हमसे क्या बोला है कि PQRS में जो PQ और SR है वो पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड पैरेलल हो जाएगी इस वाली साइड के। तो पैरेलल के साइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो PQ पैरेलल है SR के। और क्या बोला है कि PQ तथा SR का अनुपात 3:2 है। PQ और SR का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब ये अनुपात दिया है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम 3x मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 2x। ठीक है, तो PQ और QR का जो अनुपात, SR का अनुपात है वो 3:2 है। यदि समलम का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर, तो हमें इसका जो एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। एक चीज़ याद रखना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस कहलाती है इसकी हाइट। आप यहाँ से ये ले लो या यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन पर मिला लो, तो ये जो कहलाती है इसकी हाइट। और इनके बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो यही हाइट हमारे लिए दूरी का काम करती है, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस ये है 12 सेंटीमीटर, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। हमसे पूछा SR की लंबाई पूछा, तो ये वाली साइड की हमें लंबाई पूछा, लेकिन हमें इनका लंबाई का रेशियो दे रखा कि 3:2 है।
तो एक चीज़ याद रखना, समलम चतुर्भुज का जो एरिया अगर हमसे पूछा जाए तो समलम चतुर्भुज का एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया इसका होता है 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन, जो भी हमें पैरेलल लाइन दी है उनकी भुजाओं का योग और इंटू में एच। अब देखो हमें एरिया गिवन है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया की जगह आप रख दोगे 480 इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का हमें रेशियो दे रखा है 3:2, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, तो हमने मान लिया इसका रेशियो जो है वो 3, ये साइड 3x हो जाएगी और ये साइड 2x हो जाएगी। सम ऑफ पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन तो एक तो हो जाएगी हमारे पास 3x और दूसरी हो जाएगी हमारे पास 2x, इन दोनों का सम इंटू में हाइट, हाइट क्वेश्चन में हमें गिवन है कितनी 12 सेंटीमीटर, 3x और 2x आप ऐड करोगे तो ये 1/2 इंटू में हो जाएगा हमारे पास 5x इंटू में 12 और यहाँ पर चल रहा है हमारे पास 480। 2 से आप कैंसिल कर दोगे 12 को 6 बार, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 5x इंटू 6 इज इक्वल टू 480। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो 480 डिवाइड बाय 6 और ये 5 भी इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दो आप, तो 6 से ये कट जाएगा, 6 × 8 = 48 और 0 की 0, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार 16 बार। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो x की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। हमने इन साइड को क्या माना था 3x और 2x, अगर ये साइड 3x PQ साइड 3x है तो ये 3 × x का मतलब 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 16 तिया ये हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे ये वाली जो साइड थी SR इसका रम अनुपात हमने साइड मान लिया था 2x, तो x की वैल्यू कितनी रखोगे आप 2, तो 2 × 16, तो 2 × 16 हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आपसे SR की लंबाई पूछी गई है, तो SR की जो लंबाई थी वो हमने 2x मानी थी और 2x की वैल्यू जब हमने फाइंड करी तो कितनी मिली हमें 32। इसका मतलब SR की जो लंबाई हो जाएगी वो 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपसे वो ये वाली साइड भी पूछ सकता है, वो आपसे दोनों साइड का सम भी पूछ सकता है, तो आपसे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, डायगोनल की प्रॉपर्टी पर बेस्ड भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि यहाँ से इसके ये डायगोनल हमने SQ को मिलाया, इधर PR को मिलाया, तो इससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो अगर आप चाहते हो, तो अगर हम क्वेश्चन के थ्रू जितना हमें डाटा सफिशिएंट था उसके थ्रू मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी कंप्लीट थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम इसकी कंप्लीट थ्योरी भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, किसी घन का आयतन 217 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखना, घन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब, और a क्यूब क्या होता है, तो यहाँ पर जो a होती है वो साइड होती है घन की। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब, और आपको पता होगा घन की जो सभी साइडें होती है वो इक्वल होती है, और आयतन अगर हम निकालते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों का मल्टीप्लाई करने से हमें आयतन मिलता है। और यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का अगर हम a मान लें, क्योंकि ये तीनों इक्वल होती है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करोगे तो आपको आयतन मिल जाएगा। इसी तरीके से लंबाई भी a रहेगी, चौड़ाई भी a रहेगी, ऊंचाई भी a रहेगी घन की, क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों जो होती है वो घन में इक्वल होती है, तो आयतन हमें a क्यूब मिल जाएगा। और a क्यूब की वैल्यू हमें गिवन है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लोगे तो a क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2197। तो 2197 आपको पता होना चाहिए किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 13 का क्यूब। तो यहाँ से हमें घन की एक साइड मिल जाएगी 13 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। घन के दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, एक तो वो आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 6a², और दूसरा वो आपसे पूछेगा कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ, या आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठ बोल दो, या फिर आपको बोल दो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 4a²। तो हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है
4 है स्क्वायर, तो आप इसको फाइंड कर लोगे। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 करोगे तो ये 169 होगा, और 169 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप देखोगे 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 36 बचा 3 24, 24 और 3 27, 2 4 एकम 4, 4 और 2 6, यहाँ से 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 676 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक तथा माध्यक का माध्य क्या है। हमसे पूछा ये जो आंकड़े हमें गिवन है उसका हमें परिसर निकालना है पहले, फिर इसके बाद इसका बहुलक निकालना है, फिर इसके बाद इसका माध्यक निकालना है, और इन तीनों का माध्य हमसे पूछा है कि इसके जो परिसर होगा, बहुलक होगा, माध्यक होगा और इन तीनों का माध्य क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखना, माध्य जो होता है वो एक तरीके से औसत होता है, एक तरीके से एवरेज होता है ना। क्या होता है एवरेज। अब औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आंकड़ों का योग, जो भी हमें डेटा दिया उसका सम, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, आंकड़ों की संख्या, ये होता है एवरेज। अब हमसे देखो परिसर पूछा है, परिसर को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। तो सबसे पहले हम इसकी परिसर फाइंड करते हैं जिसे हम बोलते हैं रेंज। तो परिसर अगर आपको फाइंड करना, इस तरीके से अगर आपको डाटा दिया और अगर आपसे पूछा जाए रेंज, तो इस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू अगर आप देखो तो कौन सी है, तो इस डेटा में अगर आप सबसे छोटी वैल्यू देखने जाओगे तो आप देखोगे 2 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है। इसी डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू देखो तो इस डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 19। क्या मिलेगी 19। तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दोगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा परिसर या रेंज। तो इस डेटा का जो परिसर हो जाएगा वो कितना होगा 17 होगा। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा है बहुलक। बहुलक क्या होता है, ठीक है, बहुलक को हम बोलते हैं क्या मोड। हमसे क्या पूछा है मोड पूछा है। तो इस डाटा में मुझे ये बताओ सबसे पहले कि जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई, जो भी डेटा सबसे ज़्यादा बार आया वही इसका क्या हो जाएगा बहुलक। बहुलक का मतलब होता है बहुलता से, बहुलक का मतलब होता है यहाँ पर बहुलता, और बहुलता मतलब अधिकता। अब इन डेटा में तुम सबसे ज़्यादा देखो कौन सा नंबर आया, तो 2 अगर आप देखोगे तो पूरा एक बार ही है। इसके बाद हम 3 देखते हैं तो 3 एक यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 2 बार है। इसके बाद 4 देखो आप तो 4 एक यहाँ पर है, इसके बाद एक 4 यहाँ पर है, इसका एक बाद एक 4 यहाँ पर है। इसका मतलब जो 4 है वो 3 बार हमें दिया है। 5 देखोगे आप तो 5 इस डेटा में हमें एक बार दिया है, तो 5 एक बार दिया है। इसके बाद 6 अगर आप देखोगे तो 6 से पूरे डेटा में हमें कितनी बार दिया है, तो 6 भी हमें एक बार दिया है। इसके बाद 7 तो हमें दिया नहीं। 8 चेक करो आप, तो 8 जब आप चेक करोगे तो 8 भी हमें कितना एक बार दिया है। 9 चेक करोगे तो 9 देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर 9 है, एक यहाँ पर 9 है, 9 भी 2 बार है। 10 चेक करोगे तो 10 एक यहाँ पर दिया है, इसके बाद कहीं नहीं है, इसका मतलब 10 भी एक बार दिया है। 11 भी हमें एक बार दिया है। 12 दिया नहीं है। 13 भी हमें नहीं दिया। 14 अगर आप देखोगे तो 14 भी नहीं है। 15 एक बार है। 16 17 18 कुछ नहीं है। 19 दिया जो कि वो भी एक बार है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर जो हमें दिया है वो सबसे ज़्यादा बार है, तो आप देखोगे यहाँ पर 4 जो है वो 3 बार आया है, जो कि सबसे ज़्यादा बार इस डेटा में हमें दिया है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4। इसका बहुलक हमें क्या मिल जाएगा 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा परिसर। ये जो वैल्यू हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी बहुलक की हो जाएगी। अब हम देखते हैं मीडियन निकालना या माध्यक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो माध्यक क्या निकालोगे, तो माध्यक निकालने के लिए आपके पास एक ही तरीका है। जब आपको डेटा इस फॉर्म में दिया हो, पूरे डेटा को या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो या आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। मेरे कहने का मतलब या तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिख लो या इसको आप घटते क्रम में लिख लो। तो मैं इसको पूरे बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला छोटा नंबर लिखेंगे हम 2, जो कि एक बार हमें दिया है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 3 हमारे पास कितनी बार है, तो 3 हमारे पास 2 बार है, तो 3 को आप 2 बार लिख लोगे। इसके बाद 4 हमारे पास 3 बार था,
तो 4 को हमने लिख लिया 3 बार। 5 देखो कितनी बार है, तो 5 अगर देखोगे तो 5 एक बार है हमारे पास। इसके बाद 6 भी हमारे पास एक बार है। इसके बाद हमने दिया क्या है, 7 तो कहीं है नहीं। 8 अगर हम देखेंगे तो 8 यहाँ पर एक बार दिया है, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 8। 9 कितनी बार है, तो 9 एक यहाँ पर है, ठीक है, एक 9 यहाँ पर है और एक 9 यहाँ पर है। 9 हमें 2 टाइम्स दिया है, तो आप देखोगे 9 और 9। 10 दिया है क्या, तो 10 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। इसके बाद 11 आ जाएगा। 11 के बाद अगर आप देखोगे तो 12 है नहीं, 13 हमारे पास है नहीं, 14 भी नहीं है। सीधा आप क्या लिखोगे 15 और फिर क्या लिखोगे लास्ट में 19। ये देखो टोटल कितने डाटा दिए हैं हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल डेटा हमारे पास 15 है। अब आप क्या करोगे, तो इसके मीडियन का मतलब होता है बीच वाला। मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो इसमें से 15 नंबर में से आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर इधर के छोड़ दो, 7 नंबर इधर के छोड़ दोगे, तो ये जो बीच वाला नंबर आपके पास बचा है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, माध्यक होगा। तो यहाँ से माध्यक के हमारे पास 6 हो जाएगा। आप सोचते होंगे सर ये बीच में अगर 2 नंबर आ जाता तो आप क्या करते, यहाँ पर लेट सपोज 16 नंबर होता, तो 16 नंबर में आप क्या करते, या तो 8 इधर ले लेते, 8 इधर लेते, या तो बीच में बचता नहीं। अगर बीच में नहीं बचता तो फिर आप क्या करते हैं, सर यहाँ पर 7 नंबर इस साइड ले लेते हैं हम, 7 नंबर इस साइड ले लेते, 14 नंबर हो जाता, बीच में 2 नंबर बचते, तो तब हम माध्यक किसको कहते हैं। तो तब याद रखना, अगर आपके पास बीच में लेट सपोज 2 नंबर बचते हैं, तो आप 2 नंबर लेट सपोज मेरे पास ए और बी है, तो आप दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आप 2 नंबर को ऐड कर रहे हो इसलिए डिवाइड भी 2 से करोगे। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी लेट सपोज x, तो वो तुम्हारे पास माध्यक हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। अगर 1 आती है तो सीधी वही वैल्यू है, अगर 2 आती है तो आपके पास दोनों को ऐड करके 2 से आप डिवाइड कर दोगे। अब हमने क्या देखा, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमारे पास जो परिसर था, परिसर की वैल्यू कितनी आई है हमें, परिसर हमें फाइंड किया हमने 17 आया। इसके बाद हमने क्या फाइंड किया, बहुलक। तो बहुलक हमारे पास क्या है, तो बहुलक हमारे पास 4 है। इसके बाद हमने क्या देखा, माध्यक। तो माध्यक की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 6। अब हमसे पूछा इन सब का माध्य क्या होगा, तो इन सब का माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माध्य क्या होता है, तो जितने भी हमें आंकड़े दिए हैं उनका योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर आंकड़े कितने दिए हैं, तीनों दिए हैं, तो आप इन तीनों को ऐड कर लो, तो 17 + 4 + 6 और डिवाइड कर दो किससे, 3 से। 4 और 6 10, 10 में 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 27। और 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यहाँ कितना आ जाएगा, 9। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हमें माध्यक निकालना होता है, माध्य निकालना होता है और बहुलक निकालना होता है। एक चीज़ याद रखना, बहुलक का मतलब जो भी डेटा में सबसे ज़्यादा बार आया हो वही हमारा बहुलक हो जाता है। माध्यक क्या होता है, तो माध्यक आप बीच, जस्ट बीच वाले नंबर, और बीच वाले नंबर के लिए आप या तो बढ़ते क्रम में लिखोगे इसको या इसको घटते क्रम में लिखोगे। अगर बीच में 1 नंबर आता है तो वही हमारे पास माध्यक हो जाएगा। अगर 2 नंबर आता है तो 2 नंबर आने के केस में हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारे पास माध्यक हो जाएगा। 2 से ज़्यादा नंबर आ ही नहीं सकते। अगर 2 से ज़्यादा आ जाएंगे, लेट सपोज 3 आ जाएगा, तो हम 1 नंबर इधर शिफ्ट कर देंगे, 1 इधर शिफ्ट कर देंगे, फिर हमारे पास बीच में 1 नंबर बचेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें निकालना है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो आपको पता होगा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी उसमें 6 बार 9 आएंगे, है ना। अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करो, इसका एलसीएम निकाल लो। तो 3 से डिवाइड कर दोगे आप, तो ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 बार, 3 बार ये सब कैंसिल हो जाएगा ना। फिर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3, 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 3 1 जा 3।
अब आप देखोगे यहाँ पर इनका जो डिजिट सम है वो 6 है, और 6 जो है कि 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 जाए 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 21, 2 बचा, इधर 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21। यहाँ पर जो 1 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे अगर छोटा नंबर आ जाता तो हम हमेशा 0 लेते हैं, याद रखना। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो आप देखोगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, तो 3 7 जा 21। अब आप इसको फिर से सोल्व करोगे तो ये क्या 3 से डिवाइड हो पाएगा, तो 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 7 20। डिजिट सम अगर डिवाइड हो जाता 3 से तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। ये नंबर 4 से डिवाइड हो पाएगा क्या, तो 4 से डिवाइड होने के लिए इसके 4 लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड होना पड़ेगा, जो कि नहीं होंगे, तो इसका मतलब 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा क्या, तो ये नंबर को 5 से डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई है। अगर लास्ट 2 नंबर 5 से डिवाइड है और लास्ट 2 नंबर भी 5 से डिवाइड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट नंबर 0 और 5 होता है तभी वो 5 से डिवाइड होता है। 6 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी है, क्या 6 में 2 और 3 दोनों से भाग लग जाता है, तो 6 से भी भाग लग जाता है किसी नंबर में, तो यहाँ 2 और 3 दोनों से नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्योंकि डिजिट का सम 10 है और लास्ट डिजिट 7 है। यहाँ 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, और 2 और 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो 6 से भी नहीं होगा। अब हम 7 से चेक करते हैं। 7 और 3 10, तो आप इससे 7 से जब भाग दोगे तो ये 7 से कट जाएगा। तो आप देखोगे 7 पंजे 35, यहाँ पर बचा हमारे पास 2। अब कितना हो गया है 420, 7 दूनी 14, बचा कितना हमारे पास 6, तो 7 नाम 63 और 7 एकम 7। ठीक है, फिर हम 7 से भाग देंगे तो 7 छंग 42 और 7 7 49, 7 7 जा 49, बचा हमारे पास कितना 3, 39 हो गया। 7 5 जा 35, 7 5 ये 7 7 जा 49, बचा कितना 3, 39, 7 5 जा 35, यहाँ बचा 4, 41 आ जाएगा। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा 7 से डिवाइड इसको नहीं करेंगे हम। तो अब ये किससे डिवाइड होगा, तो आप देखो 7 के बाद 8 से भी नहीं होगा ये। 9 से के लिए आप नियम देख लो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, और 9 और 8 17, ये नहीं होगा। 10 से भी नहीं होगा। 11 से हम चेक कर लेते हैं, तो 11 से आप डिवाइड देखोगे करके तो 11 दूनी 22, 33, 11 चौको 44, 4 बार में आ जाएगा 44। हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 52 है, बचा कितना हमारे पास 8, ये हो जाएगा 89। 11 का 8 बार भाग दोगे तो 11 88 हो जाएगा, बचेगा 1, 11 कम 11, इसका मतलब ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। अब फिर 11 से डिवाइड करके देखोगे तो 4 बार में तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बचेगा 4, ये फिर 11 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड नहीं होगा तो आप इसको 11 से डिवाइड नहीं करोगे। फिर हम देखेंगे 13 से डिवाइड करके, तो 13 दून 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39। ठीक है, अब 39 और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 91, तो 13 7 91, तो ये और लास्ट ये डिवाइड हो जाएगा 37 से। तो हमसे पूछा है इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो देखो हमारे पास ये 1 है अपने आप में, इसके बाद एक नंबर 3 है, एक नंबर 7 है। मैं इसको लिख लेता हूँ 1 into 3, यहाँ पे आप देखोगे तो 7, मैं एक एक लिख रहा हूँ क्योंकि हमें गुणनखंडों की संख्या बतानी है। इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 37। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या दिया 59, यदि 8 अंकीय संख्या 179x091y 88 से विभाजित तो x माइनस y का मान बताना। हमें क्या बोला, एक संख्या हमें गिवन है 179x091y जो कि डिविजिबल है 88 से। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है और मैंने उसमें आपको बताया है अगर कोई नंबर 88 से डिविजिबल है इसका मतलब वो नंबर 11 से और 8 दोनों से डिविजिबल होगा, तभी जाके वो नंबर 88 से डिविजिबल होता है।
अब 8 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड कब होगा, जब उसके लास्ट 3 डिजिट, कोई नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। और 11 का नियम क्या पढ़ा हमने, तो 11 का नियम हमने देखा है कि जो हमारे पास ओड प्लेस पर जो नंबर होता है, ओड प्लेस पर जो नंबर होता है उनका सम, और इसके बाद जो इवन प्लेस पे जो नंबर होते हैं उनका सम, दोनों इवन प्लेस के नंबर का सम, दोनों का हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। और अगर दोनों का डिफरेंस या तो 0 होगा या मल्टीपल ऑफ 11 होगा, अगर ये कंडीशन होती है तो इसका मतलब वो 11 से भी डिवाइड हो जाता है। और 11 और 8 अगर दोनों से डिवाइड होता है तब वो नंबर 88 से डिवाइड होता है। अगर एक से भी डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब वो नंबर 88 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। हमें x और y का वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमें फाइंड करना है x माइनस वाई का मान। तो आप देखो यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई है कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो पूरे नंबर की हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 8 की पूरे नंबर से। तो आप इसको डिवाइड कर दो, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 बन जाए 8, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1, 8 बन जा 8, यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 3 बचा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 रिमाइंडर बचा है। तो यहाँ पर y के प्लेस पर आप क्या लें कि यहाँ से पूरा नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो आप देखोगे सर 3 के साथ तो हमारे पास 8 की टेबल में 32 आता है, 32 आता है, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। इसका मतलब 4 टाइम में ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा अगर आप y के प्लेस पर 2 लेते हो तो यहाँ से हमें y का मान तो मिल जाएगा 2। अब हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हमें जो नंबर दिया है 179x091 और y के प्लेस पर आप क्या लिख लोगे, 2 लिख लोगे, तो y का मान तो हमारे पास 2 आ गया। अब 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ओड प्लेस पे जो नंबर है उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो आप देखोगे 1 + 9 + 0 प्लस सॉरी ये 0 के बाद 1 आएगा ना। तो आप देखोगे 1 + 9 + 0 + 1 इसका सम। इसके बाद जो इवन प्लेस पे नंबर दिए उनका सम, तो इवन प्लेस पे 7 दिया है, x दिया है, 9 दिया है और 2 दिया है। 7 + x + 9 + 2 इन दोनों का सम। अगर इसका डिफरेंस करने के बाद या तो 0 आता है या 0 को 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस, यहाँ से आप देखोगे तो 9 और 2 11, 11 में 7 ऐड करोगे तो 18, तो 12 माइनस 18 और यहाँ से माइनस साइन से ये हो जाएगा माइनस का x = 0। 7 और 2 9 9 18, यहाँ पे 9 और 2 11 होगा, सॉरी है ना 11 होगा। 11 माइनस 18 माइनस का 7 माइनस का x = 0। यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो 7 + x = 0 हो जाएगा और x + 7 = 0। अब मुझे बताओ x में आप क्या जोड़ो, यहाँ 7 में आप क्या x की वैल्यू जोड़ो कि वो डिविजिबल हो जाए 11 से। तो आप बोलोगे सर x के प्लेस पर अगर मैं 4 लिख देता हूँ तो 7 और 4 11 आ जाएगा जो कि डिविजिबल हो जाएगा 0 से, मतलब 0 के इक्वल आ जाएगा। मैंने आपको बताया या तो 0 के इक्वल आता है 11 के मल्टीपल के इक्वल आता है। तो आप यहाँ x के प्लेस पर क्या ले लोगे सर 4, तो आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी 4, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन था जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं और ये क्वेश्चन में जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। यहाँ से या तो 88 की डिविजिबिलिटी पूछता है या 72 की डिविजिबिलिटी पूछता है या 11 की डिविजिबिलिटी पूछता है। सभी डिविजिबिलिटी मैंने आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूले बनाने तक भी बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हो अभी तक तो प्रीवियस इससे पहले वाले पार्ट जाकर देखिए, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
और अगर कोई क्वेरी, अगर कोई माइंड में है आपके, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा हम उसके थ्योरी वाले पार्ट को या कंटेंट को भी हम पूरे बेसिक से हर एक चीज़ छोटी से छोटी अगर डिस्कस करें आपके साथ, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम वो वाली सीरीज़ भी आप पर्टिकुलर एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसका पूरा चीरफाड़ करके हम उसके कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाकर रख देंगे, जिससे आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम वो वाली सीरीज़ भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।